क्योंकि आप अगर देखिए तो पिछले कई महीनों से तृणमूल के लिए ये मेजर इश्यूज था कि स्कैम्स। नमस्कार, द वायर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा और कैमरे के पीछे हैं जीशान कास्कर। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। यही स्थिति इस वक्त बंगाल की है। जिधर देखें वहां ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की लहर दिखेगी। बंगाल पंचायत चुनावों के परिणाम सामने आते जा रहे हैं। अधिकतर सीटों पर मतगणना पूरी हो चुकी है, कुछ सीटों पर अभी भी गिनती बाकी है। लेकिन जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तब तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। आज सुबह के आंकड़ों की माने तो टीएमसी 34,000 से अधिक ग्राम पंचायत की सीटों को जीत चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है जो 9,500 से अधिक सीटों को जीत चुकी है। वहीं सीपीआई-एम और कांग्रेस क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक तरफा बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर लगता है कि विधानसभा चुनावों के सालों बाद भी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का जलवा बंगाल की राजनीति में बरकरार है। इस बड़ी जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस अपने गढ़ बंगाल को बचाने में एक बार फिर सफल हुई है। वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी भाजपा ने हार के बावजूद बेहतर प्रदर्शन किया है और राज्य में अपनी जमीन को बचाने में सफल रही है। पिछले बार के पंचायत चुनाव में भाजपा ने करीब 5,700 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। उसकी तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो करीब 10,000 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। लेकिन इसके बावजूद शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की टीएमसी को हराने में नाकाम रहे। बंगाल पंचायत चुनाव इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ था क्योंकि इस चुनाव के दौरान कई मौकों पर हिंसा की खबरें आई और कई लोगों की जानें भी गई। टीएमसी पर भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस तीनों ने ही शांतिपूर्ण चुनाव न होने देने का आरोप लगाया। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने टीएमसी पर हमला करते हुए ट्वीट किया, टीएमसी सरकार के राज में पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हुई है। स्थानीय निकाय चुनावों में 60 से अधिक लोग मरे और 100 से अधिक घायल हुए। कड़ी निंदा करता हूं। बंगाल और भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकप्रिय प्रतिरोध को मजबूत करें। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी तृणमूल कांग्रेस पर कई मौकों पर हमला बोला। आइए आपको कुछ बयान दिखाते हैं। कल जब हमारे नेतागण ये दफ्तर में आई थी, जब ये प्रतीक जो हमारा सिंबल वो जमा करने के लिए, तो उस समय उन पे खूनी हमला बोल दिया और इसके चलते हमारे सारे जो नेतागण थे काफी भारी घायल भी हो चुके थे। और इसके साथ साथ ये दरिंदों ने हमारे सारे सिंबल छीनकर लूट कर चली गई। इस सब को देखते हुए बंगाल चुनाव आयोग ने हिंसा के चलते 696 बूथ पर फिर से मतदान कराने के आदेश जारी किए। खैर, इन सब के बीच पंचायत चुनाव के परिणाम अब साफ होते जा रहे हैं और बंगाल में जैसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का एक छत्र राज है, वो शायद अभी भी मजबूत होता नजर आ रहा है। यह चुनाव परिणाम जरूरी इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अगले साल ही देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और अगर पंचायत चुनाव के परिणामों को देखें तो लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अभी भी राज्य में मजबूत स्थिति में है और जो भाजपा बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनने की जद्दोजहद में लगी हुई है, उसे शायद अभी थोड़ा और इंतजार करने की ज़रूरत है। तो बंगाल पंचायत चुनाव के परिणामों को और इसके बंगाल की राजनीति पर पड़े असर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ कोलकाता से राजनीतिक विश्लेषक अपर्णा भट्टाचार्य जी जुड़ रही हैं। अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो करीब जो उसके परिणाम हैं वो साफ हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है, एक तरह से कहीं उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। उसके बाद भाजपा दूसरे नंबर पर है, सीपीआईएम और कांग्रेस का उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, वो तीसरे और चौथे स्थान पर है। तो कैसे पूरी तस्वीर को आप देखती हैं, ये ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए। I start with saying that this is a major relief for the Trinamool Congress. क्योंकि आप अगर देखिए तो पिछले कई महीनों से तृणमूल के लिए ये मेजर इश्यूज था कि स्कैम्स। Many of their senior leaders are currently in jail or facing the ED questions or ED investigations. So this was a major embarrassment for the party. And the elections were held at this juncture where
this was thought to be a major issue. इनफैक्ट अगर आप देखिए तो इस इलेक्शन से पहले सी वोटर ने एबीपी के साथ एक सर्वे किया था, तो जिनमें करीब 25% लोग ये बोले गए थे कि करप्शन इज अ मेन इशू. And this was actually unprecedented in the state because earlier it was always unemployment, which was the primary reason or the primary issue of the state. So many political analysts, including me, I thought that this was being fought on the corruption, unemployment. So there were a kind of anti-incumbency against the party, Trinamool Congress, the ruling party. The result clearly shows that Trinamool Congress is in a firmly solid position, if you can say that. This is very important because if you see in 2018 election, right after 2018 election, the 2019 Lok Sabha happened. And BJP did exceedingly well in that election. So for Trinamool Congress, this can be, this will be a big boost to their party cadres. Because 2018, the party was not facing this many challenges when it comes to the corruption part. This time they were facing the corruption charges. So even after that, if they can win the rural Bengal, and 70% of the Bengal population lives in the rural areas. So though it's a saying that whoever wins or controls panchayat wins elections in West Bengal. So for Trinamool Congress, it's a major boost. अपर्णा जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के दृष्टिकोण से इस परिणामों को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 सीटें बंगाल में जीतना चाहती हैं, और जब जो निकाय चुनाव हुए इसमें उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर पिछले निकाय चुनाव की तुलना में बात करें तो उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है. जहां वो 5700 सीटों के करीब जीते थे, इस बार वो करीब 10,000 सीटों के करीब हैं. तो जो ये एक तरह से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन फिर भी वो टीएमसी को नहीं हरा पा रही हैं, तो ये दुराभास कैसे है? इसको कैसे आप देखती हैं बीजेपी के दृष्टिकोण से? Last year, 2018 का ना, so the problem with in comparing with 2018 elections, there are two factors. One is the 34% in 2018 election went uncontested. This time it was 12%. So opposition parties, BJP, Trinamool, Congress and left and ISF, they actually put together a fight, at least when it comes to nomination part. One. Number two, after 2018, Shubhendu Adhikari, who was actually, can be credited as a key architect of Trinamool's win in Malda, Murshidabad, in these areas, he actually moved to BJP, and he was spearheading this move, the BJP performance. I would say for BJP, it's going to get difficult because they are, if you look at their total percentage in 2021, they are actually not increasing their vote share. The pattern is like they are on the downward count. And I don't see how that they are expecting to win 35 seats, given the 30% of the population in this state is Muslims. So, I mean, I still can't understand how they can come up with the number like 35 when, when 30% of the state is Muslim. There are, in fact, the CSDS report suggests 75% of them, but the local media, local experts suggest that 90% of them overwhelmingly voted for Trinamool Congress in 2021 election. The polarization might not be this much, this time around. There are a lot of discontent. I still feel the result does not, I don't know, I should not say that, but there were a lot of discontent. Even the surveys suggest that 52% of those who when they asked that whether Muslim votes will go away, that was there. The Trinamool Congress faced the maximum resistance in the areas which has a significant Muslim population. All the, in the run up to the poll, in the panchayat poll. So obviously there could be a split, but I don't think, Indian voters are very, very smart, very, very smart. So I do not think, in the Lok Sabha election, crucial election, there will be a split in Muslim votes. If they think they will, they want the Congress in a good position to win, they will vote for Congress. If they think ISF or CPM would be in a position, or they probably will go for Trinamool Congress. But
it's very unlikely, even though BJP has given, has made a lot of Muslims, in the rural election, they have made a lot of Muslim candidates. I don't see they winning Muslim votes or they getting Muslim votes. So I don't see how they will get 35%, 35 seats in the Lok Sabha. अपर्णा जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, वो है हिंसा को लेकर, क्योंकि लगातार बंगाल के चुनावों में जो हिंसा की खबरें आती रहीं, चाहे वो पहले विधानसभा चुनाव हों और अब पंचायत चुनाव हों, तो ये जो लगातार हिंसा की खबरें आती रहती हैं और हमें पहली बार देखने को मिलता है कि जहां भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों एक सुर में तृणमूल कांग्रेस पर हमला करते हैं हिंसा को लेकर। तो इस पे आप कैसे देखते हैं कि हिंसा क्यों बार बार हमें बंगाल के चुनावों में देखने को मिलता है और इसमें तृणमूल कांग्रेस की क्या भूमिका है? इस पर ज़रा आप अपनी राय रखें। देखिए, वेस्ट बंगाल में political violence is, you can see it's a culture. ऐसे नहीं था कि पहले भी नहीं था. In 2003 election, for example, 80 people died. That was, at the time of the left. So the panchayat elections are always bloody in West Bengal. In fact, elections are bloody, panchayat even bloody. दो चीज है इसके, एक चीज है कि सारा डिसीजंस जो होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दैट एक्चुअली हैपन इन वेस्ट बंगाल एंड केरला व्हेन इट कम्स टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. ये हुआ था, ये एक चीज हुआ था. दूसरी बात ये था कि अभी जो आप देख रहे हैं कि फंडिंग जो आ रहा है, कि सेंट्रल से जो फंडिंग आता है directly for every on average each panchayat gets around 1 crore. तो इट्स अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. ये सेंट्रल से एलोकेशन आता है. इसके बाद आता है आपका आवास, इसके बाद आता है आपका महात्मा गांधी रोजगार जो स्कीम है. तो काफी सारा जो सेंट्रल का स्कीम वो भी पंचायत से आता है या डायरेक्ट ट्रांसफर में पंचायत का कुछ रोल होता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है. सो पंचायत्स आर द वे टू कंट्रोल द फाइनेंसेस एट द रूरल लेवल. And panchayat is also the way to, control the financial, the movement in the rural Bengal, because there is lack of jobs in rural Bengal. So they are dependent on hours, they are dependent on, the 100 दिन का जो रोजगार का स्कीम होता है. The people are dependent on that because they don't have other jobs. And इसीलिए पंचायत कौन कंट्रोल करता है? So they will be able to control the beneficiaries who or create a loyalist among the beneficiaries. So that is the reason winning panchayat gives you an opportunity to create a loyalty base, your cadre base, who will be fighting for you in the election, at the election. So this is why one of the reasons actually the elections is violent. And it's also fight over resources. Resources are limited, incomes is limited, job opportunities are limited. So इसीलिए everybody wants to take, even वो 1 करोड़ में से भी अगर कुछ मिल जाए, that is the reason. अपर्णा जी, मेरा चौथा सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये है, वो है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अब साल भर से भी कम का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव को लेकर और सभी पार्टियां बंगाल पर भी नज़र बनाई हुई हैं, क्योंकि भाजपा चाहती है कि अगर अन्य राज्यों में उसका प्रदर्शन अगर थोड़ा नीचे गिरता है तो बंगाल उसको कॉम्पनसेट करे. तो कैसे आप देखती हैं ये जो भाजपा लगातार दावा करी कि वो 35 सीटें जीत जाएंगी, लेकिन निकाय चुनाव और विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बंगाल में हैं, वहाँ की राजनीति को समझ रही हैं, तो लोकसभा चुनाव में किस दिशा में बढ़ रही है बंगाल की राजनीति? कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स है. Even though panchayat to a large extent can give you an indication of rural support, but even you can see that in 2018 Trinamool won, it was a landslide for Trinamool even in 2018 election. 2019 में वो repeat नहीं हुआ था. But there are a couple of things that changed after 2019 election. Trinamool has become much more organized when it comes to managing polls. They have, I don't want to mention the name, but there is a political, campaign management or strategy management firm they are closely working with. So they are always taking surveys, feedback from the ground level. They are, up to speed what the rural people want and everything. So this is one advantage that the Trinamool Congress had. At the same time, in 18 election, and also this year, there was, allegations of violence. There were hundreds of malpractices, there electoral malpractices, rigging. There were allegations of, results being totally changed at the counting center.
So these also has an impact at the rural level. You are voting for someone and you see that results is completely changed. That also has a repercussion. Or you are being stopped to vote, and that again has a repercussion. So that will also have an impact, which we don't know how it transpired. So at this moment, we will not be able to see that. Trinamool Congress, for Trinamool Congress, how the ED investigation also goes, that also will be an indication of how they will be positioned at that moment. So a lot of things are at stake at this moment. Definitely they are in an advantageous position. I would say they are way ahead of other oppositions when it comes to organization, when it comes to managing polls also. In West Bengal, polls, it's not an organic poll or organic support. It's the poll management is very, very important. And Trinamool is way ahead of other parties. At one point of time, left was very strong in poll management. It's no longer in that position. बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा जी, जिस तरह से आपने सभी बिंदुओं को गिनाया और काफ़ी अहम बात आपने रखी कि जिस तरीके से बंगाल में जो चुनाव होते हैं उनमें हिंसा का एक लंबा इतिहास है, लगातार लेफ्ट के समय में भी हिंसा होती थी, अब भी हो रही है, और जिस तरह से आपने स्प्लिट वोटिंग को भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आप जो बात बताना चाहती थी वो हमारे दर्शकों तक पहुँची होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें द वायर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।